नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य EAFM राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। दोस्तों, वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आज हम वित्त प्राप्ति के अल्पकालीन तथा मध्यकालीन साधनों का अध्ययन करेंगे। सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस का अध्ययन करेंगे। एक व्यावसायिक उपक्रम को जिन वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है उन्हें प्राय दो भागों में बांटा जा सकता है: अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय साधन तथा नंबर 2 दीर्घकालीन वित्तीय साधन। सामान्यतया कार्यशील पूंजी की अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति अल्पकालीन वित्तीय साधनों से की जाती है तथा स्थिर एवं स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था दीर्घकालीन साधनों से की जाती है। कार्यशील पूंजी का वह भाग जो व्यापार में सदैव बना रहता है तथा व्यापार समाप्त होने पर ही वापस प्राप्त किया जा सकता है, उसकी व्यवस्था भी दीर्घकालीन साधनों से की जानी चाहिए। प्रस्तुत अध्याय में हम अल्पकालीन तथा मध्यकालीन वित्तीय साधनों का अध्ययन करेंगे। अल्पकालीन वित्त की परिभाषा के अनुसार अल्पकाल प्राय एक लेखा वर्ष की अवधि मानी जाती है। अतः जन निक्षेप पब्लिक डिपॉजिट जो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए होते हैं, अल्पकालीन साधनों में सिद्धांत रूप से सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं, किंतु इनका प्रयोग कार्यशील पूंजी की वित्त व्यवस्था के लिए किया जाता है। अतः इन्हें अल्पकालीन वित्त का साधन माना जाता है। अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता कार्यशील पूंजी अर्थात वेतन, मजदूरी, कच्चे माल की खरीद, किराया, कर, बीमा प्रीमियम एवं तैयार माल के उधार विक्रय की वित्त व्यवस्था हेतु होती है। अब हम अल्पकालीन तथा मध्यकालीन वित्त के विभिन्न साधनों का अध्ययन कर सकते हैं। अल्पकालीन तथा मध्यकालीन वित्त के साधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं: आंतरिक साधन और बाह्य साधन। बाह्य स्रोतों में व्यापारिक साख, अल्पकालीन बैंक वित्त, जन निक्षेप, अंतर कंपनी निक्षेप, नवीन पूर्जे। जबकि आंतरिक स्रोतों में ग्राहकों से अग्रिम प्रतिधारित अर्जने तथा अन्य स्रोतों को शामिल किया जाता है। अब हम बाह्य स्रोतों में सबसे पहले व्यापारिक साख ट्रेड क्रेडिट का अध्ययन करेंगे। विभिन्न वस्तुओं एवं कच्चे माल के विक्रेता तथा पूर्तिकर्ता अपने ग्राहकों को व्यापारिक परंपराओं के अनुसार स्वतः ही साख प्रदान करते हैं। सफल व्यापारिक संस्थाएं जो अपने भुगतानों का अच्छा रिकॉर्ड रखती है, इस साख को लगातार सरलतापूर्वक प्राप्त करती रहती है। यदि किसी संस्था को व्यापारिक साख किसी पूर्व निर्धारित अवधि जैसे 15 दिन, 30 दिन या अन्य किसी अवधि के लिए दी जाए तो इसकी कोई लागत नहीं होती है, किंतु यदि शीघ्र भुगतान के लिए कोई प्रोत्साहित बट्टे की सुविधा भी दी जाती है तो बट्टे की अवधि समाप्त होने पर विलंब से भुगतान करने पर भारी लागत हो सकती है। उदाहरण के लिए कोई पूर्तिकर्ता अपने ग्राहकों को 2/10 निवल 30 शर्तों पर माल उधार देते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि ग्राहक 10 दिन के बाद भुगतान करता है तो उसे बट्टे की छूट प्राप्त नहीं होगी तथा उसे 30 दिन के भीतर हर हाल में भुगतान करना होता है। अतः व्यापारिक साख धन के स्थान पर माल के ऋण के समान है। व्यापारिक साख वह साख है जो एक व्यापारिक संस्था दूसरी व्यापारिक संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचकर प्रदान करती है। व्यापारिक साख को वित्त प्राप्ति का तत्कालीन साधन समझा जाता है क्योंकि यह प्रचलित व्यापारिक परंपराओं के अनुसार स्वतः मिल जाता है तथा इसके लिए कोई ऋण वार्ता या प्रतिभूति मार्जिन लागू नहीं होते हैं। भारत में व्यापारिक साख अल्पकालीन वित्त का एक महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है तथा अल्पकालीन साधनों का भी 25 से 50% इस धन से प्राप्त किया जाता है। व्यापारिक साख के निर्धारक घटक। व्यापारिक साख की उपलब्धता निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करती है: जोखिम की प्रकृति, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय, नकद बट्टा, उत्पाद की प्रकृति, विक्रेता की आर्थिक स्थिति, क्रेता की आर्थिक स्थिति।
इन सभी बातों पे यह निर्भर करता है कि किसी क्रेता या विक्रेता को कितनी व्यापारिक साख दी जाएगी। व्यापारिक साख के प्रकार टाइप्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट यह निम्न रूपों में दी जा सकती है। खुला खाता, प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के अनेक स्थायी ग्राहक होते हैं जो संस्था के माल का निरंतर क्रय विक्रय करते रहते हैं। ऐसे ग्राहकों को संस्थाएं बाजार में प्रचलित उधार की शर्तों पर माल बेचती हैं। इसके लिए संस्था तथा ग्राहक के मध्य कोई औपचारिक समझौता नहीं होता है, परंतु ग्राहकों को एक निश्चित राशि तक माल निश्चित अवधि में भुगतान करने की शर्त पर उधार दिया जाता है। उधार की राशि का निर्धारण ग्राहक की आर्थिक स्थिति तथा भुगतान की पिछली प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस खाते पर ग्राहक से सामान्यतया कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाता है। विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, जब ग्राहक को खुले खाते की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तथा ग्राहक माल नकद खरीदने की स्थिति में नहीं होता है तो विनिमय पत्र की विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में विक्रेता माल की राशि का बिल क्रेता पर लिख देता है, क्रेता उस पर अपनी स्वीकृति देता है। इस विपत्र को विक्रेता देय तिथि पर क्रेता को प्रस्तुत करता है तथा क्रेता उसका भुगतान कर देता है। आजकल विनिमय विपत्रों के आधार पर माल के विक्रय का कार्य बहुत हो रहा है। इससे विक्रेता को यदि शीघ्र धन की आवश्यकता होती है तो वह बैंक से कटौती कराकर पैसा प्राप्त कर सकता है। प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट, अनेक बार क्रेता माल खरीदने पर तुरंत माल की राशि का प्रतिज्ञा पत्र विक्रेता के नाम लिख देता है। इसमें वर्णित तिथि को विक्रेता क्रेता से पैसा मांग लेता है तथा क्रेता इसका भुगतान कर देता है। प्रतिज्ञा पत्रों का प्रचलन भी बढ़ रहा है। व्यापारिक साख के गुण एवं दोष। व्यापारिक साख के निम्न फायदे हैं। यह सरलतापूर्वक आसानी से उपलब्ध हो जाता है। किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। उधार की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। यह संपत्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। यह एक लोचदार व्यवस्था है क्योंकि व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें कई दोष भी हैं। उधार माल में महंगा मिलता है। ग्राहक को प्राय घटिया माल भी स्वीकार करना पड़ता है। नए ग्राहकों तथा संस्थाओं को सुविधा नहीं मिलती है। समय पर भुगतान न करने पर ग्राहक की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। विक्रेता को अधिक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। नंबर 2, अल्पकालीन बैंक वित्त तथा साख। बैंक द्वारा अल्पकालीन वित्त निम्न रूपों में दिया जाता है। अधिविकर्ष के रूप में, रोकड़ या नगद साख के रूप में, व्यापारिक बिलों की कटौती के रूप में, साख पत्रों का खोलना तथा ऋण या अग्रिम के रूप में भी बैंकों द्वारा दिया जाता है। गारंटी सुविधा के द्वारा भी बैंक दे सकते हैं। विदेशी व्यापार की बैंकों द्वारा वित्त व्यवस्था की जा सकती है। पोत लदान पूर्व साख ये विदेशी व्यापार का ही हिस्सा है तथा पोत लदानदारों द्वारा वित्त व्यवस्था भी दी जा सकती है। बैंक साख का नियमन। बैंक उपरोक्त प्रकार की अल्पकालीन साख अपने ग्राहकों को देता है। बैंक साख का नियमन करने के लिए टंडन तथा चोरे समिति की सिफारिशों का अनुसरण किया जाता है। नंबर 3, अल्पकालीन स्रोतों का तीसरा बाह्य स्रोत जन निक्षेप पब्लिक डिपॉजिट है। गैर बैंकिंग तथा गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता से निक्षेप प्राप्त करने की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। अहमदाबाद, सूरत तथा मुंबई की कपड़ा मिलों ने इस वित्तीय साधन का श्री गणेश किया था जो आगे चलकर बहुत लोकप्रिय हो गया। जन निक्षेप को भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 58A तथा धारा 58B के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। कंपनियों द्वारा निक्षेप स्वीकार नियम 1975 में बनाए गए तथा इनमें 1978 में संशोधित किया गया। जन निक्षेपों के संबंध में प्रावधान निम्न हैं। पहला प्रावधान, नियम 3 के तहत एक गैर बैंकिंग तथा गैर वित्तीय कंपनी अपने अंशधारियों से तथा अपने आरक्षित ऋण पत्रों के विरुद्ध तथा अपने संचालकों द्वारा गारंटी किए गए निक्षेप अल्पकालीन निक्षेप को सम्मिलित करते हुए का अपनी अंश पूंजी तथा मुक्त संचितों के 10% तक स्वीकार कर सकती है। अन्य सभी निक्षेप कंपनी अपनी प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त संपत्तियों के 25% तक स्वीकार कर सकेगी। मुक्त संपत्तियों से किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई संचिति या संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप उत्पन्न संचिति सम्मिलित नहीं होगी। जन निक्षेपों के लाभ हैं। जन निक्षेप से वित्त प्राप्त करना आसान है, सरल है, कम खर्चीला है, लोचपूर्णता इसमें जन अभिरुचि होती है, सुरक्षा भी होती है। जन निक्षेपों के दोष, यह अच्छे समय का साथी है। जन निक्षेप अच्छे मौसम
के साथी के समान होता है। जब अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं, जब जन निक्षेप सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु बुरे समय में अतिरिक्त जन निक्षेप प्राप्त करना कठिन ही नहीं होता, बल्कि पहले से प्राप्त जन निक्षेप भी जनता द्वारा वापस मांगे जाते हैं। अतः इनके आधार पर किसी दीर्घकालीन योजना पर विचार नहीं किया जा सकता। जन निक्षेप सट्टे को प्रोत्साहन देते हैं। अल्पकालीन स्रोतों का बाह्य साधनों में चौथा है अंतर कंपनी निक्षेप। एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिए गए निक्षेप अंतर कंपनी निक्षेप कहलाते हैं। ये अल्पकालीन या सावधि होते हैं। अल्पकालीन निक्षेप आह्वान निक्षेप जो एक दिन की सूचना पर वापस प्राप्त किए जा सकते हैं, त्रैमासिक निक्षेप और अर्धवार्षिक निक्षेप के रूप में हो सकते हैं। भारत में अंतर कंपनी निक्षेपों का विकास वर्तमान शताब्दी के 7वें दशक से हुआ। इसके लिए मांग एवं पूर्ति दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं। नवीन वित्तीय पूंजी। अल्पकालीन वित्त के क्षेत्र में नवीन वित्तीय संपत्तियां तथा पूंजी विकसित हुए हैं, जिनमें निम्न दो का वर्णन है। कॉमर्शियल पेपर सीपी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। व्यापारिक पेपर। अप्रैल 1989 से बड़ी कंपनियों को सीधे मुद्रा बाजार से धन एकत्र करने के लिए व्यापारिक पत्र निर्गमित करने की अनुमति दी गई। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। ये उच्च मूल्य वाले निगमों द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। ये अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित किए जाते हैं तथा बट्टी की दर मुद्रा बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इनका उपयोग व्यापारिक बैंकों से अनुमति प्राप्त कार्यशील पूंजी की साख सीमाओं के बदले किया जाता है। इनका एक निगम अधिकतम सकल कार्यशील पूंजी के 75% के बराबर कर सकती है तथा न्यूनतम मात्रा 25 लाख रुपए है। ये 5-5 लाख की राशि में निर्गमित किए जाते हैं। इनकी न्यूनतम अवधि 15 दिन तथा अधिकतम अवधि 1 वर्ष हो सकती है। कंपनी की 60 रेटिंग A2 या P2 होनी चाहिए। इन्हें खुले में हस्तांतरण संभव नहीं है। अल्पकालीन वित्त प्राप्ति के अब हम आंतरिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। आंतरिक स्रोतों में पहला है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। ग्राहकों से अग्रिम लेकर भी वित्त की व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा है प्रतिधारी तर्जनी। कई बार कंपनी अपने शुद्ध लाभ को लाभांश के रूप में वितरित नहीं करती है, बल्कि अपने पास ही सुरक्षित रख लेती है। यह अंशधारियों के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा रख लिया जाता है। इसका तीसरा स्रोत लाभों का पुनर्विनियोजन है, रिटेन्ड अर्निंग। साथियों, इस प्रकार आज हमने वित्त प्राप्ति के अल्पकालीन एवं मध्यकालीन स्रोतों का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम वित्त प्राप्ति के दीर्घकालीन स्रोतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों।